हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, और जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और उनके पास सब्जेक्ट कोड है BECC 105, है ना। तो ये जो वीडियो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसे बना रहा हूँ इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब जो चैप्टर था हमारा यूनिट नंबर 2 का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, तो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हम ऑलरेडी कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दूसरा इनकम टैक्स और पर यूनिट टैक्स कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में और प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अब जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि प्राइस में चेंज, कि जब किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो वो कैसे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहने वाला है, प्राइस के ऊपर, कि प्राइस कैसे अफेक्ट करता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद चेंज इन प्राइस, कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में चेंज विद चेंज इन प्राइस। अब ये समझते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस, अगर किसी भी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आया तो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज किस प्रकार से आएगा वो हमें डिस्कस करना है। पहले हम एक चीज समझते हैं कि प्राइस में चेंज किससे होता क्या है। देखो, प्राइस में चेंज दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम हो जाएगा। चेंज का मतलब तो यही होता है, क्योंकि चेंज का मतलब क्या किया, तो चीज प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, फिर प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि भाई जो डिमांड है वो कम हो जाती है, यानी कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजप्शन को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड इनकम। जब एक कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्स होगी, लिमिटेड इनकम होगी, तो भाई वो उस इनकम में प्राइस के बढ़ने की वजह से अब कम गुड्स जो है वो कंज्यूम कर पाएगा, कम गुड्स को, सर्विसेज को बाय कर पाएगा, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस की वजह से हम कह सकते हैं, प्राइस कम होने की वजह से अब कंज्यूमर के पास एक तरह से ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज बाय करने के लिए पैसा होता है। तो यहाँ पे डिमांड जो है क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि प्राइस की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर किस प्रकार का रहता है। अब वही चीज देखो यहाँ पे, कंसीडरिंग आर टू गुड मॉडल, लेकिन मान लो अगर दो गुड मॉडल है, यानी कि दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं एक कंज्यूमर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक सिंगल सर्विस कंज्यूम नहीं करते, वो मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल गुड्स और मल्टीपल सर्विसेज जो है कंज्यूम करके चलते हैं। तो अ टू गुड मॉडल व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड, लेट से गुड X, अगर मान लो कोई प्राइस है गुड X का, अगर वो चेंज हो गया, गुड X चेंजेस, दिस ब्रिंग्स चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो दिस ब्रिंग्स चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुड X के प्राइस में चेंज आया रिलेटिव टू द गुड Y के अकॉर्डिंग। इस बात का मतलब ये है कि अगर गुड X के प्राइस में चेंज आया तो उससे गुड Y के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर गुड Y के प्राइस में चेंज आया तो गुड X पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑल्सो द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर भी क्या होती है, यहाँ पे हार्म होती है। जैसे आपको एक चीज समझाता हूँ, पता है आपको कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम यहाँ पे कम हो जाती है। कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ाने, इनकम को बढ़ाने का दो ही तरीका होता है, कभी भी आप समझ रहे ना इस चीज को। इनकम बढ़ाने का होता है, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उसकी रियल इनकम को बढ़ा दो, उसकी इनकम को बढ़ा दो। सपोज उसकी इनकम पहले 50,000 थी, अब 60,000 हो गई, 80,000 हो गई, 1 लाख हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अगर कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है, तो फिर उसे प्राइस इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे, वो डिमांड को कंटिन्यू जारी कर सकता है। एक तरीका होता है इनकम को बढ़ाने का कि प्राइस को क्या कर दो, कम कर दो। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गए हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम पे भी इंपैक्ट पड़ता है, उसकी रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज फील करता है उसकी इनकम में। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो किसी की पॉकेट मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, और उसे अगर मान लो कि 1 किलो सेब खरीदने हैं और 1 किलो सेब जो है 100 रुपए के आते हैं, तो वो स्टार्टिंग में 1 किलो ही कंज्यूम कर पाएगा।
लेकिन अगर मान लो कि सेब के प्राइस बढ़ गए, सेब के प्राइस 200 रुपए किलो हो गए, ठीक है, तो क्या अब वो 100 रुपए में 2 किलो सेब खा पाएगा, 1 किलो सेब खा पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सेब के प्राइस जो है वो 200 रुपए किलो हो चुके हैं, तो अब वो सिर्फ हाफ केजी यानी कि आधा किलो सेब ही कंज्यूम कर पाएगा। और आधे किलो सेब का मतलब यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर की रियल इनकम गिर चुकी है, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है और प्राइस के कम होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं कि कंज्यूमर के रियल इनकम में भी चेंज आता है, इंपैक्ट आता है प्राइस की वजह से। द ओवरऑल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इसे हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पैरिबस। अब सेट्रिस पैरिबस क्या होता है, जो ये लॉ ऑफ डिमांड समझा ना मैंने, इसी को बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस, कि जब प्राइस में चेंज आता है यानी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम कर लेता है कंज्यूमर, और जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ा लेता है कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि इनकम में उसका चेंज आ रहा है, उसकी परचेजिंग पावर में चेंज आ रहा है इस चीज की वजह से। तो वही चीज यहाँ पे सेट्रिस पैरिबस इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। दिस चेंज कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स, इसको हम 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझते हैं इसका। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, अब नाम से क्या पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जहां पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर किसी एक गुड ने अपने प्राइस बढ़ा लिए हैं तो हम दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मतलब एक तरह से एग्जांपल देता हूं आपको कि कंज्यूमर का फिर 100 रुपए है, 100 रुपए है, कंज्यूमर कोक पीना चाहता है, मतलब कंज्यूमर को भी सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, कोई बेवरेजेस चाहिए, कोक या पेप्सी, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई दोनों मिलते हैं, मान लेते हैं 100 रुपए लीटर, 100 रुपए के 2 लीटर, है ना, कोक और पेप्सी दोनों ही। अब हुआ क्या, भाई कोक जो है ना, इसने अपना प्राइस क्या कर लिया, यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, 100 से मान लेते 200 कर लेते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास तो इनकम 100 रुपए ही है, मेरे को 100 रुपए मिले हैं, तो मैं कोक तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो जी वो पेप्सी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, वो पेप्सी पीना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर प्राइस में चेंज आता भी है तो ज्यादातर केसेस में बायर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, तो जो बायर है वो अपने उस सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसको यहाँ पे समझते हैं, तो इट इंप्लाइज a movement away from the relative expensive good। इसका मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर, एक बायर जो भी महंगा गुड है उससे हटके कुछ सिमिलर गुड्स को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन किसी दूसरी ब्रांड से, किसी दूसरी कंपनी के, तो कंट्रोलिंग फॉर द चेंज इन रियल इनकम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो इस प्राइस के चेंज के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है, रेशियो ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड हुज प्राइस हैज चेंज। और यहाँ पे हम उस गुड्स के प्राइस की बात करते हैं जो चेंज किया गया है, क्योंकि वहां से डिमांड कम की जाएगी। जैसे अगर मैं इस केस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो यहाँ पे जो कोक है, कोक के प्राइस के बढ़ने की वजह से एक कंज्यूमर ने कोक की डिमांड कम कर दी और पेप्सी कंज्यूम करना चालू कर दिया, यानी कि पेप्सी की डिमांड को इंक्रीज यहाँ पे कर लिया। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल के चलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि कई बार किसी एक कंपनी ने जब अपने प्राइस को चेंज किया, या फिर किसी एक कंपनी के प्राइस के इम्पैक्ट जो है ना दूसरी कंपनी के ऊपर ही पड़ता है। अगर कोक ने प्राइस बढ़ाए अपने, तो डिमांड किसकी बढ़ी, पेप्सी की, ठीक है। लेकिन अगर कोक ने प्राइस कम किए होते तो कोक की डिमांड बढ़ती, पेप्सी की डिमांड अपने आप ही कम हो जाती, ठीक है। ये आप लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी पढ़ते हो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरीके से डिमांड पे इफेक्ट डालता है। अब आता है अगला इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, कि अगर कभी भी कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आता है ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड हुज प्राइस है चेंज, जिसका प्राइस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उससे उसकी इनकम पे भी इफेक्ट पड़ता है, रियल इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि कभी भी अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम अपने आप ही कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। जैसे आज आप देखो कि आपने देखा होगा कि पहले जो है ना, हम जब बात करते हैं अपने ग्रैंडफादर के टाइम की, फिर दादा वगैरह के जमाने की, ठीक है, तो उस टाइम पे ना खर्चा चलाने के लिए मेरे से 200-300 रुपए भी सफिशिएंट होते थे। 200-300 रुपए, जिसमें कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में। पता क्यों नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे चीजें सस्ती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ती चली गई तो भाई इन्फ्लेशन ही बढ़ता चला गया, ठीक है। और अब हो क्या रहा है कि लोगों को जो ना एक अच्छी इनकम, अभी सोचो 200-300 रुपए तो कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे 200-300 रुपए में मंथली घर चल जाते थे, यानी कितनी इंपॉर्टेंस थी 200-300 रुपए की। तो ये हुआ क्या है कि भाई प्राइस
जो है गुड्स के बढ़ते आए हैं, और जब प्राइस गुड्स के बढ़ते रहेंगे तो रियल इनकम क्या लगेगी, कंज्यूमर को कम लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो डिमांड करता है कि भाई मेरी रियल इनकम को बढ़ा दिया जाए, और जब उसकी रियल इनकम बढ़ती चली जाएगी तो रियल इनकम भी साथ बढ़ेगी, और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन भी साथ साथ ही बढ़ती चली जाएगी, जो हमें देखने को मिलती भी है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, की रियल इनकम में किस प्रकार का चेंज आता है ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड हुज प्राइस हैज चेंज, उस गुड्स की वजह से जिसका प्राइस चेंज कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट कैन बी डन बाय वे ऑफ टू अप्रोचेस। इसमें यहाँ पे दो अप्रोच को मैं डिस्कस करना है, एक तो स्लट्सकी अप्रोच, दूसरा हिक्सियन अप्रोच, है ना। हम दोनों इकोनॉमिस्ट के अप्रोच को देखेंगे एक एक करके, लेकिन ये हम देखेंगे तीन तरह के गुड्स के केस में जो हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब वो तीन तरह के गुड्स कौन कौन से हैं, एक तो स्लट्सकी अप्रोच। पहला केस 1 क्या आता है, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड। अब पता है नॉर्मल गुड क्या होता है। केस 2, गुड एक्स इज एन इंफीरियर गुड्स। केस 3, गुड एक्स इज अ गिवन गुड। ठीक है, तो अब समझते हैं गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के केस को, नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो जनरली लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। इंफीरियर गुड्स को हम क्या बोलते हैं, घटिया वस्तुएं, यानी कि वो वस्तुएं जो बुरी क्वालिटी की हैं, बेकार क्वालिटी की, यानी कि चीप क्वालिटी की हैं। और गिवन गुड्स बोलते हैं जो अत्यंत घटिया वस्तुएं, यानी कि उनसे घटिया वस्तुएं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीन तरह के गुड्स में देखने को मिलते हैं। हमें इन तीनों केसेस में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो प्राइस है वो इंपैक्ट डालता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर। पहले बात समझते थोड़ी सी नॉर्मल गुड के बारे में। वैसे हम इन सारे केस को डीपली डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में एक एक करके। पहले मैं एक अलग से पढ़ाऊंगा नॉर्मल गुड के बारे में, फिर इंफीरियर के बारे में, और फिर गिवन गुड के बारे में। तो पहले देखते हैं नॉर्मल गुड के बारे में, केस में होता क्या है। नॉर्मल गुड के केस में ना जनरली लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड आप कह सकते हो ये बनाया ही किसके लिए गया है, लॉ ऑफ उसके लिए, नॉर्मल गुड के लिए बनाया गया है। इंफीरियर गुड के केस में और गिवन गुड के केस में कहीं ना कहीं इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आपको इसी समझाता हूँ। आपने कोई भी एक चीज देखी होगी, हम चीप क्वालिटी के गुड्स कब बाय करते हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स, चीप क्वालिटी की सर्विसेज कब बाय करते हैं, जब हमारे पास या तो प्रॉपर इनकम नहीं है, प्रॉपर अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉपर रिसोर्स नहीं है ना, तभी हम बाय करते हैं। इसका मतलब अगर पर्सन के पास एक अच्छी इनकम आ रही है, एक अच्छी क्वालिटी की वो चीजें लेने की कोशिश करता है ना। किसी की इनकम बढ़ जाए तो वो अच्छे गुड्स कंज्यूम करना चालू कर देगा, अच्छी सर्विस कंज्यूम करना चालू कर देगा, है ना। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफ से या फिर एक बैड क्वालिटी की लाइफ से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ या फिर रिच लाइफ की तरफ जो है ना, यानी कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड राइज करने की कोशिश करता है ना। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल गुड की डिमांड कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास जो है प्राइस बढ़ चुके हैं, उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, तो वो चीप क्वालिटी के गुड यूज करना चालू कर देगा, यानी कि वो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड करना चालू कर देगा। और जब प्राइस कम हो जाता है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ाता है, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से उसकी इनकम ज्यादा है, उसके पास पैसा ज्यादा बच रहा है, और जब पैसा ज्यादा बच रहा है तो वो ऐसे गुड्स पे खर्चा करेगा जो उसे एक अच्छी क्वालिटी का लाइफ प्रोवाइड करती हो। ठीक है, तो वो चीज होती है यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, अब पता है इंफीरियर गुड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है ना तब इनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोग ये फील करते हैं कि प्राइस बढ़ गया है तो इसका मतलब गुड जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, और प्राइस कम होता है इनकी डिमांड क्या होती है, और ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हो केस 3 में गिवन गुड में लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल होल्ड नहीं करता, इंफीरियर गुड में भी लॉ ऑफ डिमांड मेनली होल्ड करता है किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। अब समझते हैं कुछ अंजप्शन को इन तीन केसेस के बारे में। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि इन गुड्स के केस में कैसे ये रिएक्ट करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हमें समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में किस पॉइंट पे होता है, कैसे इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, और किस प्रकार से जो प्राइस है जो है उन्हें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं इन तीनों केसेस के अंजप्शंस को। अब पहला केस क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। ये कंज्यूमर कम से कम दो गुड्स कंज्यूम करेगा, गुड एक्स और गुड वाई, यानी कि कंज्यूमर को मल्टीपल गुड्स कंज्यूम करने हैं। दूसरा, द इनिशियल नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन बाय एम। जो कंज्यूमर की नॉमिनल इनकम है, अब कईयों को नहीं पता कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या होती है। भाई रियल इनकम वो होती है जो चेंज तो होती है बट असली में कुछ चेंज नहीं हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब देख रहे हैं कि भाई पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 200-300 रुपए में गुजारा चल रहा था, आज हजारों में भी गुजारा नहीं चल रहा है, लाखों में गुजारा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? उसको
उसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन पता है क्या आता है यहाँ पे? सबसे बड़ा मेन रीजन कि महंगाई उस रेट से बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी की इनकम अगर आपने 6% से बढ़ा भी दी, 6% से किसी की इनकम बढ़ गई, ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, और इन्फ्लेशन भी 6% से राइज कर गया, तो क्या मैं एक बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि उसकी इनकम कुछ नहीं बढ़ी? इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम, कि इनकम बढ़ा दो, साथ साथ इन्फ्लेशन भी सेम रेट से बढ़ा दो, महंगाई भी सेम रेट से कर दो, तो उसकी इनकम में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि इन्फ्लेशन बढ़े 6% से, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए 10% से, तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी इनकम रियलिटी में 4% से बढ़ी है, यानी कि 4% का चेंज आया है ना, क्योंकि इसमें 4% एक्स्ट्रा है खर्च करने के लिए। तो वही चीज है कि इनिशियल नॉमिनल इनकम जो है कंज्यूमर के, मान के चलेंगे पहले से ही कि एम है उसकी नॉमिनल इनकम, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है? द इनिशियल प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर पी एक्स एंड पी वाई, यानी कि जो पी एक्स है वो क्या होगा? प्राइस ऑफ गुड एक्स, और पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? ऑल इनकम इज स्पेंट ऑन द टू गुड्स, 2 गुड्स पे वो सारा पैसा खर्च कर देगा, नो पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड, इनकम जो है किसी भी तरीके से बचाई नहीं जाएगी, यानी कि सेविंग यहाँ पे नहीं की जाएगी कंज्यूमर के जरिए। ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मान के चलते हैं। फिफ्थ, द इनिशियल बजट लाइन इज फेस्ड बाय कंज्यूमर इज गिवन बाय ए बी, कि इनिशियल कोई बजट लाइन है, जैसे मान लो ये कर्व बना लेता हूं मैं, ये एक बजट लाइन है जो कंज्यूमर ए और बी पे क्या कर देगा? खर्च कर देगा। और कंज्यूमर ध्यान रखना यहाँ पे है बिल्कुल ऊपर इस लाइन के, क्योंकि कंज्यूमर पूरी इनकम खर्च कर रहा है अपनी, बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर रहा, क्योंकि सेविंग करता फिर वो बजट लाइन से कम खर्चा करता, तो यहाँ पे आता अंदर, ना कि उस लाइन के ऊपर। और लाइन के बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन के बाहर जाने का मतलब क्या है कि अपनी इनकम से फालतू खर्चा कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं मानते हैं। तो द इनिशियल बजट लाइन इज फेस्ड बाय द कंज्यूमर इज गिवन बाय ए बी। सिक्स्थ और आखिरी कंजप्शन क्या बोलते हैं? द कंज्यूमर इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट इवन, कि कंज्यूमर स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम यानी कि सबको पता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा हो? मैक्सिमम मिल रहा हो, यानी कि वो पॉइंट जहां पे वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और अपनी सारी इनकम खर्च भी कर रहा है और अपनी इनकम के अंदर ही खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस जिस पॉइंट पे अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इवन बोल के चलते हैं। वेयर द बजट लाइन ए बी इज टेंजेंट टू आई सी, जहां पे बजट लाइन जो है वो आई सी के ऊपर क्या होती है? टेंजेंट होती है, मतलब इस प्रकार से होती है इशू। ये मान लो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। ये मैंने आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में समझाया भी था, यानी कि इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया भी था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में इन 3 कंसेप्ट्स के बारे में अलग अलग, कि भाई जब नॉर्मल गुड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे प्राइस कैसे इंपैक्ट डालता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, फिर बात करेंगे इन्फीरियर गुड में कैसे इंपैक्ट डालता है और गिवन गुड में कैसे इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो उसके लिए आप आने वाले टॉपिक्स जरूर देखते रहना, ठीक है। और यहाँ तक जिसको जो उतार सकता है, मैंने कम इस चैप्टर का भी सिर्फ इंट्रो दिया है, इंट्रो इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का इंट्रो दिया है कि कैसे जो प्राइस है वो इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अब हम बाकी डीप में पढ़ेंगे कि नॉर्मल गुड से किसमें कैसे इंपैक्ट डालता है, गिवन गुड से किसमें कैसे इंपैक्ट डालता है, और इन्फीरियर गुड से किसमें कैसे इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वो बच्चे जो इस वीडियो को कोड डाटा पे देख रहे हैं जाके इग्नोडा को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूंगा बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है उतार ले, मैं उतारूंगा बोर्ड के सामने से।